गुड आफ्टरनून क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये है आपका विराम चिन्ह। तो ये विराम चिन्ह है चैप्टर 16। शुरू करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स। तो विराम का अर्थ होता है बच्चों रुकना। भाषा में अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम आदि कई प्रकार के पड़ाव होते हैं जिनके उचित प्रयोग से हम भाषा को सार्थक शुद्ध बना सकते हैं। तो यहाँ हम लोग सीधे सीधे विराम तक की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये है आपका रुको मत जाओ, तो विराम चिन्ह यहाँ पे लगा है, आपको दिख रहा होगा। तो जैसे रुको मत जाओ, तो यहाँ पे विराम चिन्ह लगा है। फिर इसके बाद है रुको मत, यहाँ मत के बाद विराम चिन्ह लगा है, यानी रुको मत जाओ। तो यहाँ देखिए दोनों का अर्थ यहाँ चेंज हो गया है, यानी रुको मत जाओ यानी रुकना है, नहीं जाना है, और रुको मत यानी रुकना नहीं है, तुम्हें जाना है। तो एक मात्र विराम लगाने से इसका इम्पॉर्टेंस समझ में आता है, सेंटेंस का दोनों अर्थ बदल गया। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसको। तो ये है आपका जो चिन्ह है, विराम चिन्ह यहाँ दिया गया है। हम लोग देखते हैं, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, खड़ी पाई टाइप से। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे लगता है, और ये है आपका, थोड़ा सा और आप देख लीजिएगा ये। फिर ये है अर्ध विराम का चिन्ह, ऐसे आपको लगता है। प्रश्नसूचक चिन्ह है, ये ऐसे लगता है। और फिर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ऐसे लगता है। ये उपविराम चिन्ह का उपविराम चिन्ह जो होता है ये है। निर्देशक चिन्ह आपका ऐसे बेड़ी पाई, ये उपविराम चिन्ह जो आपका होता है ऐसे डबल बिंदी रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं विवरण चिन्ह। तो ये दो बिंदी बाद में ऐसे आपका खड़ी लगा है रेखा। फिर ये योजक चिन्ह में मात्र खड़ी रेखा होता है। कोष्ठक चिन्ह में ये आपका है कोष्ठक चिन्ह, ऐसे आप देख सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद है आपका कोष्ठक चिन्ह के बाद ये है संक्षेपक चिन्ह में। तो संक्षेपक चिन्ह ये, इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, जिसे डा में बड़ा मात्रा, तो डॉक्टर लिखते हैं तो गोला बना देते हैं बाद में, वो आपका संक्षेपक चिन्ह होता है। फिर ये त्रुटिपूरक चिन्ह हो गया। त्रुटिपूरक चिन्ह का अभी आपको हम यहाँ वाक्य में दिखाएंगे। ये उद्धरण चिन्ह ऐसे लगता है, ये एकाकी उद्धरण चिन्ह है, और ये डबल यानी एकाकी उद्धरण चिन्ह हम कहते हैं, और इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पूर्ण विराम देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कल मेरी हिंदी की परीक्षा है, तो ये वाक्य हो गया पूर्ण विराम का। फिर यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि आप अल्प विराम किसे कहते हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियाँ निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ आप देखिए उपवाक्यों को, पहले ये है आपका समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए। माता जी ने बाजार से सेब, फिर यहाँ कामा लगा दिया, केले और अमरूद खरीदे। अगर यहाँ और शब्द यहाँ ना होता तो बाजार से सेब, केले, अमरूद, तो केले के बाद यहाँ लगता, लेकिन अमरूद के बाद नहीं लगेगा क्योंकि उसके बाद सीधे क्रिया है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए वह पढ़ता तो बहुत है, फिर यहाँ अल्प विराम लगाया गया पर सफल नहीं होता। आप लोग बुक ले लीजिएगा, बुक की मदद से ये आप पढ़िएगा ऐसे। यह वह तब तो के स्थान पर जब आप आए, फिर कामा लगा दिया गया है अल्प विराम, मैं पढ़ रहा था। इसी तरह से संबोधन कपिल, यहाँ संबोधन में कामा लगा कि कपिल मैं अब वहाँ नहीं आऊँगा। अभिवादन समापन पता दिनांक के लिए यहाँ देख लीजिए, अभिवादन में पूज्य दादी, प्रिय मित्र, या जब भी आप लिखते हैं सेवा में फिर कामा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर कामा ऐसे। फिर ये उद्धरण से पहले आप देख लीजिए अध्यापक ने कहा, तो ये कामा फिर पृथ्वी गोल है, ये उद्धरण चिन्ह लगाया गया। अर्ध विराम किसे कहते हैं। तो जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, वह दुबला पतला है, फिर अर्ध विराम परंतु कमजोर नहीं है। तो यहाँ पर अल्प विराम और अर्ध विराम आप देख लिए। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों एक मिस हुआ है आपकी बुक से, और वो मिस क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो ये देख लीजिए अर्ध विराम यहाँ है, तो ये अर्ध विराम एक्चुअल में यहाँ पे इन्होंने लगाया नहीं है।
अर्धविराम का चिन्ह मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये है अर्धविराम। तो ये है आपका अर्धविराम का चिन्ह। तो इसका मतलब ये हुआ, ऊपर एक बिंदी भी रहती है, नीचे कामा टाइप से रहता है। तो इन्होंने जो भी यहाँ पे लगाया है, ऊपर यहाँ ऐसे बिंदी टाइप से लग जाएगा। अब ये आपका जब बिंदी लग गया दिख रही है, तो ये अर्धविराम का काम करता है। दोनों ऐसे ही यहाँ पर बिंदी लगा के रहेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, अगला है ये प्रश्न सूचक चिन्ह। तो वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को दर्शाने वाले वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक लगता है। जैसे वाह, तो यहाँ शब्द के बाद लग गया, कितना सुंदर चित्र है। फिर छी छी, फिर यहाँ चिन्ह लगा, कितनी गंदगी फैला रखी है। तो इस तरह ये संबोधन चिन्ह, विस्मयादिबोधक और संबोधन में अंतर होता है। विस्मयादिबोधक और संबोधन में क्या अंतर होता है, तो ये हम आपको अभी बाद में चर्चा करेंगे इसकी। अभी हम लोग आगे देखते हैं उपविराम। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत पर करने के लिए इसका किया जाता है, जैसे यहाँ विज्ञान, फिर यहाँ उपविराम का चिन्ह लगाया गया है। तो ये हो गया वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो इस टाइप से आपका हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेज पर, ये है आपका निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह क्या है, तो उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद पुनः प्रयुक्त होने वाला निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे यहाँ माँ ने कहा, तो माँ ने कहा के बाद ये आपका निर्देशक चिन्ह हो गया, लगा है। तो विवरण चिन्ह आप देख लीजिए, ये है जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है, आप अपनी बुक से मिला लीजिएगा, तो हम उसे उद्धरण चिन्ह, जैसे सूरदास की रचनाएं हैं, तो यहाँ इन्होंने विवरण चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। योग विभाजक या समासक चिन्ह, तो ये ऐसा होता है। अब यहाँ आप देख लीजिए, जैसे सुख दुख के बीच में लगा है माता पिता के। फिर ये है आपका कोष्ठक चिन्ह। तो कोष्ठक चिन्ह जो है प्रमुख रूप से 3 में किया जाता है। जैसे ये आपका बच्चा मुस्कुराते हुए फिर कहता है कि कल आना, कल फिर आना भैया। फिर यहाँ जैसे हमीर भगोड़ा, यानी भागा हुआ सिपाही था, तीसरा इन्होंने क्या दिया है, जिसे ये है आपका कोष्ठक में एक वचन 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर डाल के बहुवचन। तो ये तीनों 3 जगह प्रयोग किया गया। ये है संवाद लेखन में भाव प्रकट करने के लिए, और ये कठिन शब्द के अर्थ स्पष्टीकरण के लिए, क्रम सूचक अंकों के। तो कोष्ठक का प्रयोग 3 जगह कहाँ कहाँ होता है। एक, संवाद लेखन में भाव प्रकट करना। भाव क्या, जैसे बच्चा मुस्कुराते हुए, तो ये मुस्कुराना भाव हो गया। फिर कठिन शब्द के अर्थ स्पष्टीकरण, जिसे भगोड़ा माने यहाँ भागा हुआ हो गया। और ये क्रम सूचक तो है संक्षेपक। तो संक्षेपक में यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश अगर लिखना है तो छोटा वो बनाकर यहाँ बगल में गोला, फिर प्रा बना के तो हो गया गोला। आप लोग इसका यूज भी करते हैं, जैसे कृपया, तो ये कृपया लिखा है, ये आपका यहाँ गलत लिखा गया है, पूरा पा रहेगा कृपया। पृष्ठ उलटिए तो क्री, फिर गोला, फिर प्री, गोला, फिर ऊ, ये डॉक्टर वाला ये है। तो त्रुटिपूरक चिन्ह, त्रुटिपूरक ये चिन्ह है आपका। जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ जब के बाद हमें कुछ ना होता, ये जब के बाद कुछ छूट गया, तो हम ऐसा चिन्ह यहाँ बना देते हैं बच्चों, तो इसी को हम कहते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह। अब ये देख लीजिए अवतारक चिन्ह, यानी ऊपर की पंक्ति में लिखे हुए शब्दों को नीचे की पंक्ति में अगर जो लिखना हो तो शब्द न लिखकर अवतारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये श्रीमान हो गया, तो श्रीमान के नीचे अगर हमने ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ भी श्रीमान ही रहेगा, तो इसको हम अवतारक चिन्ह कहते हैं। अब उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। इस उद्धरण चिन्ह का दूसरा रूप अवतरण चिन्ह दूसरा नाम है, या पर्यायवाची भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए इन्होंने लगाया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। किसी की उक्ति को जब ज्यों का त्यों रखते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। अब हम देख लेते हैं आपके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में देख लीजिए, किस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है।
तो इन सभी का उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ प्री है तो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये लास्ट हो गया प्रश्नवाचक। फिर यहाँ है आपका किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए तो संक्षेपक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। और यहाँ उदाहरण को संकेत करने वाला अथवा निर्देश के अनुसार प्रयुक्त होने वाला वाक्य निर्देशक। यहाँ सही मिलान करना है तो ये अल्प विराम का तीसरे में मिलान हो जाएगा, प्रश्न सूचक का चौथे में मिलान हो जाएगा, और ये उपविराम का यहाँ पांचवें में मिलान हो जाएगा, विवरण चिन्ह का मिलान दूसरे में हो जाएगा, संक्षेपक का पहले वाले में हो जाएगा। तो ये बच्चों आप इसको अपने से कर लीजिएगा। यहाँ जैसे आपने खाना खा लिया तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा ऐसे, अरे तुम सो जाओ तो यहाँ पर आपका वो चिन्ह रहेगा विस्मयादि बोधक। हिमांशु बोला तो यहाँ आपका अल्प विराम रहेगा, मैं 5 मील से पैदल चल कर आ रहा हूँ, सही है पूर्ण विराम। शास्त्री जी ने नारा दिया था तो यहाँ पे आपका कामा और यहाँ आपका उद्धरण चिन्ह मीन्स इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। क्या तुमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो यहाँ पे आपका ये बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ एक सन्यासी जंगल में बैठा मन ही मन सोच रहा है तो पूर्ण विराम, ईश्वर तुम तो प्रकाशमान दिव्यमान हो, तो यहाँ भी आपका पूर्ण विराम नहीं कामा हो जाएगा। यहाँ सोच रहा है तक ये हो गया, तुम धरती पर होने वाले अंधकार संहारक हो, धरती का अंधकार तो तुम नित्य प्रतिदिन नष्ट करते हो, तो यहाँ कुछ नहीं परंतु, तो इस तरह से यहाँ पे रहेगा। आप इसको लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, बता दिया जाएगा। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, तो आप इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिए बच्चों। ये है आपका 5वें कप का, यहाँ से लेकर यहाँ बीच में होता है। यहाँ कैसे ऐसे अंडरलाइन आप मिलाकर कर लीजिए। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में समान शब्दों वाक्यों को अलग करने के लिए, फिर उपवाक्यों को अलग करने के लिए, यह बात आदि के स्थान पर, फिर संबोधन से इस वाक्य अलग करने के लिए, हाँ या नहीं के पश्चात अभिवादन समापन पता आदि दिनांक आदि के लिए, उद्धरण से पहले, फिर यहाँ लिख दीजिएगा होता है। ये कंप्लीट उत्तर हो गया आपका। फिर ये 5 कक्षा है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग गा वाला देख लेते हैं। तो ये है आपका गा, नंबर 5 का गा उत्तर है ये। सॉरी, कहा उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया कि दूसरा नाम लिखिए तो उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। बस केवल इतना ही उत्तर रहेगा और एक उदाहरण देना है, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। वैसे उदाहरण इन्होंने कहा नहीं है। फिर ये है आपका लास्ट में देख लीजिए। लास्ट ये है कि उद्धरण चिन्ह प्रश्न सूचक, उद्धरण चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह, और ये किन परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं उदाहरण के साथ समझाना है। तो आप इसको देख लीजिए। दूसरे की उक्ति बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखने पर उद्धरण चिन्ह विस्मय हर्ष शोक घृणा भाव दिखाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न पूछने के बाद हमेशा प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो निसंदेह आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। और एक चीज़ लास्ट में बच्चों ये बता देते हैं कि ये जितना मैंने आपको वीडियो में बनाया है, मोर एंड मोर प्रश्न आपका वीडियो से ही बना है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू क्लास।